Very good morning. Today's lecture is for PG 4th semester and PG Diploma in Counseling and Psychotherapy 2nd sem. Myself, Dr. Richa Rani Yadav, Associate Professor in Department of Psychology, DAV PG College, Varanasi. Today I'm going to talk about the therapeutic relationship. While giving psychotherapy, this collaborative approach between the therapist and the client is very much important. So without it, as Carl Rogers has also emphasized, this therapeutic relationship in psychological healing. So it is of much importance, and it can do miracle actually in therapy. And it also helps to explore maximum information of within the clients have. So let's start. First of all, I would like to let my students know that that we have to cover much. We have to cover much more points in this very particular topic of this therapeutic relationship. So I will go according with different parts, like part 1, part 2, part 3. So today in part 1, I'm going to talk about what makes this therapeutic relationship different. There are so many relationships, but when comes to therapeutic relationship, it is entirely different. Going through the point, you will come to know that how it is important and how it is different from the other relationship. Like so many relationships are there, but therapeutic relationship has its own worth, own respect, own steps, own positive regards, own genuineness. So here we go. So the first point is a paid relationship. जैसा कि मेरे स्टूडेंट्स को नाम से ही पता चलता है, जब हम ये कहते हैं कि ये एक पेड रिलेशनशिप है. बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिसमें कि सिर्फ व्यवहार की ज़रूरत होती है, सिर्फ रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है, पर उसके लिए कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं होती. लाइक डायरेक्टली कुछ पे करने की ज़रूरत हो, कुछ नॉमिनल पेमेंट की ज़रूरत हो. बट एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें क्लाइंट कुछ पे करता है थेरापिस्ट से हेल्प लेने के लिए. Some amount of token money he or she have to pay while taking the help of the therapist. तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये इस मायने में अलग हो जाता है, क्योंकि अगर इसके लिए नहीं पे किया जाता, अगर क्लाइंट नहीं पे करता, तो इसको वो फॉर ग्रांटेड लेता. उसको लगता है जैसे कोई चीज़ ऐसे चल रही हो कि लाइक अगर हम CBT करते हैं तो उसको ये लगता होगा कि जैसे कोई बातचीत चल रही हो या यूं ही कोई बात चल रही हो, या उसको चीज़ें समझ में ना आए. तो कई बार क्या होता है, जब हम कुछ अमाउंट पे करके जब हम कोई सेवा लेते हैं, कोई सर्विसेज लेते हैं, तो उसके प्रति हम ज़्यादा अवेयर रहते हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के काम करते हैं, और एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पर हम लोग का पूरा फोकस होता है. तो क्लाइंट का ये फोकस, ये इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि यही हेल्प करता है कि वो किस तरह से खुद को एक्सप्लोर करेगा अपने थेरेपिस्ट के सामने, या वो एक फ्रेंडलीनेस महसूस करेगा फ्यूचर में, जब उसको ये पता चलेगा कि पेड रिलेशनशिप पैसा दिया है तो क्या हुआ, लेकिन बाकी जो एक पॉजिटिव रिगार्ड और एक जेन्युइननेस और एक जो कॉन्ग्रुएंस और बाकी चीज़ें हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से देखने में आएंगी. एंड द सेकेंड पॉइंट इज डिटैच्ड फ्रॉम अदर लीगल, फैमिली, फ्रेंड और बिजनेस इन्वॉल्वमेंट. डिटैच्ड फ्रॉम, कह सकते हैं कि ये इस तरह से अलग है कि एक तरह का डिटैचमेंट दिखाई देता है. मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक फोकस अपने क्लाइंट पर थेरेपिस्ट बनाता है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्लाइंट पर थेरेपिस्ट जो फोकस बनाता है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो फोकस वहीं तक रहे, क्योंकि ना ही ये कोई इसमें ना कोई लीगल, ना कोई फैमिली, ना कोई बिजनेस इन्वॉल्वमेंट नहीं होता.
ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली उस क्लाइंट की हेल्प करने के लिए होता है कि वो अपनी इमोशनल प्रॉब्लम से उभर जाए और अच्छा महसूस करने लगे। थर्ड पॉइंट इज इट इज़ यूनी डायरेक्शनल विद द फोकस ऑन द क्लाइंट। जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये यूनी डायरेक्शनल है, हालांकि क्लाइंट को इस बात का एहसास नहीं होता है कि ये यूनी डायरेक्शनल है, लाइक इसमें सिर्फ वही इन्वॉल्व है और उसी पर थेरेपिस्ट का पूरा फोकस है। उसको ये कहा जाता है कि ये कोलैबोरेटिव अप्रोच है, पर अगर विशुद्ध रूप से देखें तो दिस इज़ यूनी डायरेक्शनल, क्योंकि क्लाइंट के बिहेवियर में चेंजेस किस तरह से हो रहे हैं, किस तरह से कराए जा रहे हैं, क्या उसके लिए फ्रूटफुल है, इन तमाम बातों पर जब फोकस करते समय इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि क्लाइंट किस तरीके से एक्सप्लोर कर रहा है खुद को, अपने अंदर की जो उसके अंदर की फीलिंग्स हैं उसको किस तरीके से वो एक्सप्लोर कर रहा है अपने थेरेपिस्ट के सामने। इसलिए पूरी तरह से अगर देखा जाए तो दिस इज़ अ यूनी डायरेक्शनल अप्रोच, है ना। कोलैबोरेटिव तो है, बट कोलैबोरेटिव होने में भी दिस इज़ यूनी डायरेक्शनल। फोर्थ पॉइंट इज गोल डायरेक्टेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द क्लाइंट। एक गोल डायरेक्टेड अप्रोच है ये, लाइक एक गोल बना के चलता है कोई भी प्रैक्टिशनर, कोई भी थेरेपिस्ट एक गोल बना के चलता है, ऐसा गोल कि जिसमें वो मैक्सिमम हेल्प उस क्लाइंट की कर पाए और वो क्लाइंट मैक्सिमम हेल्प ले पाए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर वो गोल डायरेक्टेड होगा तभी एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ, एक प्रॉपर आउटकम के साथ, और यूँ कह लें कि एक डिज़ायर्ड आउटकम के साथ, जैसा कि सोचा जा रहा था, कई बार उससे भी बेहतर आउटकम मिलते हैं। तो एक डिज़ायर्ड आउटकम के साथ जो रिजल्ट मिलते हैं वो गोल डायरेक्टेड अप्रोच के कारण ही मिलते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही नाव पर सवार होते हैं और दोनों का एक ही लक्ष्य होता है, लाइक एक गोल कॉन्सेंसस एटीट्यूड जो होता है वो दिखाई देता है। फिफ्थ पॉइंट इज अनबाइस्ड, नॉन जजमेंटल एंड नॉन इवैल्यूएटिव। अगर ये तीनों बातें ना हो, अनबाइस्ड, नॉन जजमेंटल एंड नॉन इवैल्यूएटिव, अगर ये तीनों बातें अगर इस थेरेपेटिक रिलेशनशिप में ना हो, या यूँ कह लीजिए कि ये तीनों पॉइंट्स इस थेरेपेटिक रिलेशनशिप को उन तमाम रिलेशनशिप से अलग करते हैं, क्योंकि बहुत सारी रिलेशनशिप हैं जिसमें जजमेंटल अप्रोच, जिसमें इवैल्यूएशन किया जाता है कि क्या मिला हमको और हम ये क्यों करें, इस तरह की चीज़ें, और बायसनेस तो कूट कूट के भरी होती है और अगर रिश्तों में हम देखें। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम अनबाइज्ड नहीं होंगे या थेरेपिस्ट अनबाइज्ड नहीं होगा, अगर वो नॉन जजमेंटल होगा, अगर वो नॉन इवैल्यूएटिव होगा, तो ये थेरेपेटिक रिलेशनशिप बहुत ही फेवरेबल और बहुत ही प्योर तरीके से वर्क करेगी। क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल जब हमारे सामने आता है या किसी थेरेपिस्ट के पास जाता है तो वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल होता है जो कि हेल्प लेने आता है। वो ना ही हमारे लिए कोई किसी कास्ट का होता है, ना किसी कम्युनिटी का होता है, ना किसी ग्रुप का होता है, ना ही हम उसको इसके बेस पर इवैल्यूएट कर सकते हैं कि अच्छा वो इस कास्ट से रिलेटेड है तो इसलिए वो इस तरह की एक्टिविटी करता हुआ पाया जाता है। लाइक अगर जनरल है तो ऐसा, ओबीसी है तो ऐसा, एससी है तो ऐसा, कि अच्छा तुम इस क्लास को बिलोंग करते हो इसलिए यू आर थिंकिंग लाइक दिस और डूइंग लाइक दिस, या यू हैव डन दिस। तो ये वाला जो अप्रोच होता है वो इन सब सारी चीज़ों को लेकर के नहीं होता है, तो एक अनबाइज्ड अप्रोच है। वैसे तो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग मल्टीकल्चरल अप्रोच को ध्यान रखा जाता है, वो इसलिए कि किस कल्चर और किस संस्कार में कोई भी इंडिविजुअल डेवलप होता है, न चाहते हुए भी वो कुछ पर्टिकुलर तरीके के बिहेवियर करता है। जब हम उसको इंडिविजुअल समझ के उसके कल्चर को समझते हुए उसको हेल्प आउट करते हैं तो वो उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल होता है और ज़्यादा ही बेहतर एडजस्टमेंट कराने वाला होता है, क्योंकि उसको रहना उसी कल्चर में है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो मल्टी कल्चरल अप्रोच कोई भी प्रैक्टिशनर या कोई भी थेरेपिस्ट इसको अपनाता है। देन ऑटोनॉमी प्रमोटिंग वर्सेस डिपेंडेंसी प्रमोटिंग। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑटोनॉमी वर्सेस डिपेंडेंसी। अगर हम लोग डिपेंडेंसी की बात करें तो क्योंकि ये यूनी डायरेक्शनल है तो एक तरह से देखा जाए तो वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है थेरेपिस्ट के ऊपर, उसकी एक एक बात के लिए कि उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने पूरे शेड्यूल ड्राफ्ट करेगा।
उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा और एक आउटकम देखेगा और देन उसका फीडबैक देगा। लेकिन ये बात उसको बताई नहीं जाती कि वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है, या तुम पूरी तरह से मेरे कब्ज़े में हो, पूरी तरह से मेरे ट्रैप में हो और तुमको वही करना है। क्योंकि द पर्सन हु इज़ द थेरेपिस्ट वो बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन है, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखने वाला पर्सन है। इसलिए ये सारी चीज़ें उसके लिए किसी मतलब की नहीं होती कि वो उसको ये शो कराए कि वो डिपेंडेंट है, क्योंकि ये ना शो कराने से ही सारा एक्सप्लोरेशन जो भी क्लाइंट की फीलिंग्स का होना है वो हो पाएगा। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट द क्लाइंट हैज़ ऑल द ऑटोनॉमी टू प्रेजेंट हिज फीलिंग्स टूवर्ड्स द his or her practitioner or his or her counselor. Then another point is unbalanced, with the therapist having the power. Unbalanced. हर जगह पे एक म्यूचुअल रिलेशनशिप चलती है। यहाँ भी हम लोग कोलैबोरेटिव की बात करते हैं, फिर भी ये यूनी डायरेक्शनल है, जो कि क्लाइंट को पता नहीं है। तो इसलिए यूनी डायरेक्शनल है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कि अनबैलेंस्ड है। एक अनबैलेंस्ड अप्रोच है क्योंकि इसमें सारा पावर जो है वो थेरेपिस्ट के हाथ में है। एक तरह से एक कठपुतली की तरह किसी क्लाइंट को वर्क करना पड़ता है जब तक कि वो अपने टर्मिनेशन फेज में नहीं पहुंच जाता, तब तक उसको थेरेपिस्ट के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। और फिर फॉलो अप और वर्किंग थ्रू अप्रोच जो होता है उसके साथ भी वो इस कंटिन्यूएशन में चीज़ों को रखता है। देन डिसॉल्वेबल, ये एक ऐसी थेरेप्टिक रिलेशनशिप, एक ऐसा अलायंस है किसी भी क्लाइंट का या थेरेपिस्ट का कि ये रिलेशनशिप पूरी तरह से डिसॉल्वेबल है। अगर डिसॉल्वेबल नहीं होगी, डिसॉल्वेबल से मतलब है एक रैपर्ट एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू एक फ्रेंडलीनेस और एक जेन्युइननेस और कॉन्ग्रुएंस डेवलप करना, जिससे कि क्लाइंट को एक ऐसा फीलिंग होने लगे कि ये तो अपने ही हैं, इनसे क्या छुपाना, इनसे क्या पर्दा। तो ये पूरी तरह से डिसॉल्वेबल अप्रोच है ये रिलेशनशिप, और शायद डिसॉल्वेबल है, इसीलिए बहुत बेहतर तरीके से वर्क करती है। और अगर हम एक और चीज़ देखें, ये तो है जो रिलेशनशिप को अलग बनाता है। इसके अलावा इसमें कुछ अहम बातें हैं। अगर हम कार्ल रोजर्स की बात करें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इन्होंने साइकोलॉजिकल हीलिंग में थेरापेटिक रिलेशनशिप को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा सपोर्ट है जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सकता है। अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि अगर कोई भी थेरेपिस्ट अपना गुड मूड और यू कैन से पॉजिटिव मूड वेरी इनोसेंटली ही और शी इज़ आस्किंग द क्वेश्चन टू हिज और हर क्लाइंट, तो एक ये बात, और बहुत अच्छी तरह से अपने क्लाइंट की बातों को सुनना और बहुत फ्रीडम के साथ बात करना, बहुत फ्रेंडनेस अप्रोच का दिखाना, अगर ये सारी चीज़ों को वो डिस्प्ले करेगा जो थेरेपिस्ट होगा, तो बट नेचुरल है कि अगर हम दूसरे पार्ट को देखें, अगर हम क्लाइंट के पार्ट को देखें, तो हम ये देख पाएंगे कि किस तरीके से जो क्लाइंट है वो अपने इनर फीलिंग्स का एक्सप्लोरेशन बहुत पॉजिटिवली और बेहतर तरीके से अपने थेरेपिस्ट के सामने कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर हम लोग, इन्होंने कार्ल रोजर्स ने 3 बातें कही हैं। इंपॉर्टेंस तो इन्होंने थेरेपेटिक रिलेशनशिप को दिया ही है, क्योंकि ये रिलेशनशिप इतनी अहम है कि इस रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए उन्होंने 3 बातों के बारे में बात की है, 3 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात की है कि जिनके बिना थेरेपेटिक रिलेशनशिप कायम हो ही नहीं सकती। इसमें से पहली बात है पॉजिटिव रिगार्ड, जिसके अंदर कार्ल रोजर्स कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल ग्रेसफुली रहना चाहता है, एक ग्रेविटी के साथ रहना चाहता है, इज्जत चाहता है, सम्मान चाहता है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको सम्मान नहीं चाहिए, चाहे वो एक बच्चा हो और चाहे वो एक ग्रोन अप इंडिविजुअल हो, कोई अडल्ट हो, कोई ओल्ड एजेड पर्सन हो, कोई ऐसा नहीं है जो सम्मान नहीं चाहता है। तो पॉजिटिव रिगार्ड कैन डू मिराकल एक्चुअली। अगर हम किसी के साथ एक इमोशनल रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं या रैपर्ट एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, तो ये सबसे पहली बात है कि हम उसको पॉजिटिव रिगार्ड दें, उसको बहुत प्यार से बैठाना,
उसको पानी ऑफ़र करना, उसका वेलफेयर पूछना, उससे जुड़ी हुई कुछ अच्छी बातें कहना, कुछ ऐसे नहीं कहना कि बहुत तल्ख तरीके से उसको बेइज्जत करने के हिसाब से बातें करना, या उसकी कम्युनिटी या किसी चीज़ को लेकर के उस पर कोई प्रहार करना, अगर या उसका मखौल उड़ाने जैसा कुछ ऐसा सटायर या ऐसा ह्यूमर डेवलप करना, इस तरह की अगर चीज़ें की जाएंगी तो कोई भी इंडिविजुअल के साथ हम एक अच्छी तरह से वो रैपिड एस्टेब्लिश करने में फेल हो जाएंगे और नहीं कर पाएंगे। तो पॉजिटिव रिगार्ड की बहुत ज़रूरत है, कि जैसा मैंने अभी बात की। दूसरा पॉइंट आता है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस से मतलब है कि जब थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट को ये बताने लगता है कि आई एम वेरी सिमिलर, आई एम वेरी जेन्युइन, आई एम वेरी ओपन एज यू आर, मतलब एक जेन्युइननेस के साथ, एक ओपननेस के साथ और एक सिमिलैरिटी के साथ अगर हम अपने क्लाइंट से मिलते हैं तो निश्चित तौर पे वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करेगा। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमको डिज़ायर्ड आउटकम चाहिए, अगर उसको हेल्प आउट हम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द उसको कोई बेनिफिट मिले, उसको इसका प्रिविलेज मिले डिफरेंट थेरेपीज़ का, तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी काउंसलर, कोई भी थेरेपिस्ट अपना कॉन्ग्रुएंस शो करे। क्योंकि बिना जेन्युइननेस के, बिना ओपननेस एक ऐसी चीज़ है कि उसमें सब कुछ समाहित है, फ्रेंडलीनेस और तमाम चीज़ें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो सामने वाला इंडिविजुअल कभी भी आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने में असफल हो जाएगा, और फिर बाद में जाकर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो वो नहीं बता पाएगा। तो पहले अगर वो वर्कआउट नहीं होगी तो बाद में जाकर उसको बहुत सारी प्रॉब्लम अपने एडजस्टमेंट को करने में होगी। और एक बार अगर ये प्रोसेस ऑन हो जाता है इस अलायंस का, एक बार थेरेपेटिक प्रोसेस ऑन हो जाता है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर कोई चीज़ छूट जाए और आगे जा कर के हम उसको एसिमुलेट करना चाहें। इसलिए पूरी तरह से किसी भी क्लाइंट को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना अपने थेरेपिस्ट के सामने बहुत और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पहली बात मैंने कही, या कार्ल रोजर्स के अनुसार पहली बात है पॉजिटिव रिगार्ड, एक प्रॉपर रैपिड एस्टेब्लिशमेंट के लिए। दूसरी बात है कॉन्ग्रुएंस, एंड थर्ड पॉइंट इज एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये है कि जब हम अपने क्लाइंट के चश्मे से ही क्लाइंट को देखते हैं, जैसा कि अभी हम लोग ने नॉन इवैल्यूएशन, नॉन जजमेंटल की बात की ना, तो जब हम उसके चश्मे से उसको देखेंगे तो यहाँ पे ये प्रोसेस एक नॉन जजमेंटल प्रोसेस है। हम उससे वाई क्वेश्चन नहीं कर सकते कि तुमने ये काम क्यों किया। अगर उसको पता होता तो आपके पास आता ही नहीं, वो पहले ही उस प्रॉब्लम को दूर कर लेता। तो जब हम लोग जब कोई भी थेरेपिस्ट एक एम्पैथेटिक अप्रोच अपनाता है, यानी उसके नज़रिए से उसकी चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश करता है, उसके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करता है और उस संपूर्ण व्यक्तित्व को जान पाता है कि किस टर्म्स एंड कंडीशंस में उसने क्यों किया होगा, है ना। तो बाद में क्लैरिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन के थ्रू जब वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है तो उस समय भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, बहुत सारे ट्रांसफेरेंस और रेजिस्टेंसेस पता चलते हैं, जिस पर कि वो बहुत बेहतर तरीके से वर्क करवा पाता है और खुद भी कर पाता है। क्योंकि उसको पता चलता है कि उसके क्लाइंट के स्ट्रगल्स क्या हैं और उसके लिए वो किस तरीके के क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करेगा, जिससे कि वो उसको एक स्टेज से दूसरे स्टेज में भेज सके और धीरे धीरे वो इस थेरापेटिक जो रिलेशनशिप है, जो एक थेरेपी का प्रोसेस है, उसके टर्मिनेशन फेज में जा करके और एक हेल्प प्रोवाइड कर सके। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि किस तरह से ये जो थेरापेटिक रिलेशनशिप है वो अदर रिलेशनशिप से किस तरीके से डिफ़र करती है, किस तरीके से अलग है। क्योंकि ये जाने बिना थेरेपेटिक रिलेशनशिप के बारे में बात करना फिर बेकार बात हो जाती है, क्योंकि जब हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तो फिर चीज़ें समझ नहीं आएंगी। क्योंकि पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे अनबायस्ड होना है थेरेपिस्ट को, यहाँ पे नॉन जजमेंटल होना है, नॉन इवैल्यूएटिव होना है, दिस इज़ यूनी डायरेक्शनल, दिस इज़ अनबैलेंस्ड, दिस इज़ रिजॉल्वेबल। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद हम ये कह सकते हैं, और ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि क्यों ये अलग है। क्योंकि यहाँ पे हम पहले रैपिड एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, और वो भी पॉजिटिव रिगार्ड, कॉन्ग्रुएंस और एम्पैथी के बेसिस पे, जबकि बाकी रिलेशनशिप में ये ऐसा ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे हमारे रिलेशनशिप होते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, चाहे वो पेरेंट्स का रिलेशनशिप हो, चाहे वो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का रिलेशनशिप हो, एम्पैथी वहाँ पर मिले ये बहुत मुश्किल बात है।
क्योंकि वो इमोशनल इंटेलिजेंस हर जगह जगह देखने को नहीं मिलता, वो सोशल इंटेलिजेंस हर जगह देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर अगर हम एक एम्पैथेटिक अप्रोच अपना करके बात करें, क्योंकि सिंपैथी नहीं चाहिए, एम्पैथी चाहिए, तो आई थिंक हमारे स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर द स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, दे बेसिकली नो द डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी। तो एक एम्पैथेटिक अप्रोच अपना करके जब हम बात करते हैं तो शायद यहाँ पर बात बन जाती है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ अदर पॉइंट्स की, जिसके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।